नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारती ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्हें रायबरेली से गिरफ्तार किया गया था। सोमनाथ भारती ने ट्विटर पर लिखा, यह जानकर हैरान हूं कि मेरी जमानत की अर्जी 13 जनवरी तक लंबित रखी गई है। मुझे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अमेठी के जगदीशपुर थाना के इंचार्ज राजेश सिंह ने बताया कि आप पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को उनके यूपी के अस्पताल पर दिए गए विवादित बयानों को लेकर गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ जगदीशपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। इन्होंने जगदीशपुर में विवादित और भड़काऊ भाषण दिया था। इनके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ साहू ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसी कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी गई और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सोमनाथ भारती ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है। सोमनाथ भारती इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। वहीं पुलिस ने स्याही फेंकने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। हमारा नाम संतोष कुमार पांडे एडवोकेट है। आज ये सोमनाथ जी के बारे में यहाँ पे क्या हुआ, क्या पूरा मामला क्या था? जी 153 और 505 IPC में FIR दर्ज हुई थी। उसमें पुलिस ने रिमांड लेकर आया था और इन दोनों धाराओं में सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक ही सज़ा है और 7 साल से कम का अपराध है। तो हमने रिमांड रिफ्यूज करने के लिए कोर्ट से जो है रिक्वेस्ट किया, तो कोर्ट ने उसको खारिज किया है और 14 दिन के लिए इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। अगली तारीख का क्या हुआ? अगली तारीख हमने जमानत एप्लीकेशन दिया है और उस जमानत एप्लीकेशन में 13 तारीख नियत है और क्रिमिनल हिस्ट्री थाने से तलब। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 6 जनवरी को हुई अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी को चेकिंग के दौरान दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 9 mm का पिस्टल भी बरामद किया गया। कन्हैया विश्वकर्मा वाराणसी का रहने वाला है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। इससे पहले पुलिस ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर शूटरों की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तार अपराधी को पुलिस लखनऊ लाने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने इस हत्याकांड में जो FIR दर्ज की थी उसमें कन्हैया विश्वकर्मा का नाम भी शामिल था। कन्हैया के अलावा गैंगस्टर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू और अखंड प्रताप सिंह का भी नाम FIR में दर्ज है। लखनऊ के विभूति खंड में 6 जनवरी को हुई गोलीबारी में मारा गया अजीत सिंह मऊ जिले का कुख्यात अपराधी था। उसके खिलाफ 17 मामले दर्ज थे, जिसमें से 5 मामले हत्या से जुड़े हुए थे। अजीत सिंह की हत्या पिछले बुधवार को उस वक्त हुई थी जब वो अपने साथी मोहर सिंह के साथ शाम करीब 8:30 बजे जीप से गोमती नगर में विभूति खंड के कटौता जा रहा था। अलीगढ़ में LLB के फेल हुए छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुलपति को खून से पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बुधवार से तत्काल पास करने का अनुरोध किया है। छात्रों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आत्मदाह कर लेंगे। कुल 5 छात्रों ने खून से पत्र लिखा है। वहीं इससे पहले वाराणसी के UP कॉलेज के प्रबंधक सचिव को हटाने के लिए छात्रों ने अपने खून से CM योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। छात्र सचिव को हटाने के लिए 9 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। छात्रों ने अपने खून से लिखा पत्र ACM चतुर्थ को सौंपा था। UP कॉलेज के धरनारत छात्रों ने 9वें दिन अपने खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को भेजा था। छात्रों की मांग थी कि कॉलेज सचिव को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और कॉलेज छात्रावास का जीर्णोद्धार कराकर उसे आवंटित किया जाए। पूर्व छात्र संघ महामंत्री शिवम सिंह बाबू ने कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हमारे कॉलेज प्रबंध समिति में कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं जो अयोग्य सचिव सेवा को बचा रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि समिति के लोग हमें सिर्फ गोलमोल बातों में घुमा रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कल जब प्राचार्य से हमारी मीटिंग हुई तो उसमें कहा गया कि 20-25 दिन में एक मीटिंग और रखकर सचिव को हटाया जाएगा, पर जब हमने उनसे यही बात लिखित मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब हमारे सामने अपने रक्त से पत्र लिखने के अलावा कोई और तरीका नजर नहीं आया। हमने मुख्यमंत्री महोदय को अपने रक्त से पत्र लिखकर
अपने भविष्य को बचाने की गुहार लगाई है। आगरा विश्वविद्यालय ने हमारी जो परीक्षाएं हैं वो OMR सीट से कराई थी, जिसका विरोध हमने शुरुआत किया था, लेकिन कुलपति की तानाशाही के चलते हमारी परीक्षाएं OMR से कराई गई, जिसका परिणाम ये निकला कि आज 90 से 95% छात्र फेल हो गए। हमारा भविष्य बर्बाद होने की कगार पर। अतः मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिख अपने भविष्य को बचाने की गुहार लगाई है। अगर बुधवार या बृहस्पतिवार तक हमारा परिणाम संशोधित करके हमें पासिंग मार्क्स दे के अगर हमें उत्तीर्ण नहीं किया जाता है, तो मैं अपने भविष्य को बचाने के लिए ऐसे जीने से क्या फ़ायदा, मैं आत्मदाह करने का कार्य करूँगा। आज यहाँ प्राचार्य कक्ष में मैंने LLB के 5 छात्रों से उनके खून से लिखा हुआ एक पत्र प्राप्त किया, जिसे मुख्यमंत्री और कुलपति महोदय को फैक्स किया जाना है, जिससे कि उनके जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ उसमें संशोधन हो सके। आजमगढ़ शहर के सिदारी थाना क्षेत्र में 9 साल की मासूम बच्ची का 22 साल के युवक ने अपहरण करके बक्से में बंद कर रखा था। पुलिस ने बच्ची को बरामद करते हुए अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गांव समेदा के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 9 जनवरी को 5 बजे उसकी 9 साल की बेटी घर से लापता हो गई है। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसे तलाशना शुरू कर दिया। प्रभारी निरीक्षक बच्ची की तलाश में गांव पहुंचे। मुखबिर की सूचना पर पीड़िता की मां को साथ लेकर समेदा गांव में पहुंचे। जिस घर में बच्ची को रखा गया था उस घर का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खुलवाया गया तो बच्ची घर में बेड के बक्से में बंद मिली। कमरे में अमीन शेख उर्फ छोटू भी मौजूद था। नाबालिग बच्ची को बक्से से निकालकर पूछा गया तो उसने बताया कि वह 3 बजे शाम के समय पोखरा गई थी। वहां से छोटू ने पकड़कर अपने घर में बेड के बक्से में बंद कर दिया और छेड़छाड़ करने लगा। मौके से मौजूद 22 वर्षीय युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के गोपीगंज बाजार के पास गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गौमांस और तमंचे के साथ एक तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं 2 अन्य तस्कर फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ ने बताया कि सुबह पुलिस गश्त पर थी। इसी दौरान कुछ संदिग्ध लोग जाते हुए दिखाई दिए। जब उन्हें रोका गया तो वह पुलिस पर फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया आरोपी नदीम दीदारगंज थाने के नौहरा गांव का रहने वाला है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को पकड़ने में लगी हुई है। आरोपी के पास से कुल 75 किलो गौमांस बरामद हुआ है। आज सवेरे दीदारगंज थाना क्षेत्र में कुछ लोग संदिग्ध जा रहे थे, जिससे संबंध में जब उन्हें रुकने को कहा गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए एक पुलिस इंगेजमेंट में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम नदीम पुत्र रोशन है, जो नौहार थाना दीदारगंज का रहने वाला है, तथा इस दौरान अंधेरे का लाभ उठाते हुए एक व्यक्ति फरार हुआ है। गिरफ्तार व्यक्ति के कब्जे से गोमांस बरामद हुआ है तथा एक तमंचा व कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाए। क्या इसका सब क्या पिछले कुछ दिनों से करता रहा है? ये अभी देखा जा रहा है। अभी गिरफ्तारी हुई है, उसका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हमेशा से राजनीतिक धुरी रहा है। राजनीतिज्ञ इस प्रदेश में अपनी पहचान बनाने को आतुर रहते हैं। कुछ इसी तरह AIMIM के असुद्दीन ओवैसी भी अपनी राजनीतिक की जमीन की तलाश में पूर्वांचल के कई जिलों के साथ आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे। आजमगढ़ के सरायमीर में उनका कार्यक्रम था। अपनी राजनीति की जमीन खो चुके ओम प्रकाश राजभर कभी दूसरी पार्टियों के खेवनहार हुआ करते थे, लेकिन वो आज ओवैसी को अपना खेवनहार मानते हुए उनके साथ लगे हुए दिखाई दिए। ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के माध्यम से अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत को फिर से पाने के लिए उनके साथ ही रास्ता तय कर रहे हैं। ओवैसी यूपी में होने वाले 2022 के चुनाव का बिगुल फूकने और अपनी पार्टी के लिए जमीन तैयार करने आए हैं। ओवैसी ने कहा कि हम अपनी हिस्सेदारी लेने आए हैं।
अपनी पार्टी को सफल बनाना चाहते हैं। हम किसी को जिताने या हराने नहीं आए हैं। किसको नुकसान फायदा हुआ? देखिए, अगर इलेक्शन हम लड़ते हैं तो क्या मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा, मेरे और मेरे मोर्चे के कैंडिडेट कामयाब हो। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की जहनियत है कि नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हम वोट देते रहिए। अब राजनीति बदल चुकी भारत की। अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है और मुझे यकीन है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने जो ओवैसी के समर्थक अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में नारेबाजी कर रहे थे, जिससे भगदड़ मच गई। चारों ओर शोरगुल हल्ला होने लगा। हर एक कार्यकर्ता ओवैसी से मिलना चाह रहा था और वहीं कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मोर्चा बनाया आपको? भाई, जिसको जरूरत है आ जाए वो। हम तो तैयार हैं। राजभर साहब हमारे संकल्प मोर्चा के लीडर हैं, कन्वीनर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा इस बात। कानपुर देहात में डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक तरफा प्यार में युवक ने नाबालिग छात्रा की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी अपनी चचेरी बहन के साथ खेत पर जा रही थी। तभी रिश्ते का भाई ऋषभ उर्फ सीलो पीछे से पहुंच गया और सुनसान जगह देखकर उसे रोक लिया। दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसी बीच ऋषभ चाकू से छात्रा का गला रेतकर फरार हो गया। चचेरी बहन के शोर मचाने पर ग्रामीण घायल को जिला अस्पताल ले गए। जांच नहीं की। कानपुर ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई। घटना की सूचना पर डेरापुर, अकबरपुर, सिकंदरा समेत कई थानों का फोर्स गांव पहुंच गया। आरोपी एक खेत में छिपा बैठा था। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई। मृतक के चाचा ने आरोपी ऋषभ और उसके पिता दिनेश कटियार पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना के बाद एसपी केशव कुमार चौधरी, सीओ आशापाल, इंस्पेक्टर समीर कुमार सिंह ने गांव पहुंचकर पड़ताल। घटना के पीछे एक तरफा प्यार की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। वो सुबह काम करने के बाद लगभग तकरीबन 7:30 बजे वो और एक और चाचा की बिटिया साउथ कोरिया के लिए बाहर गए और यहीं सामने दिनेश कटियार लड़का सीलू पीछे से पहुंच गया और उसको जबरदस्ती घसीट के धारदार हथियार चाकू से उसका मर्डर कर दिया। और जब पता चला तो उसको कान पे ले जाते टाइम एक्सपायर हो गया। क्या ये पहले भी ऐसी घटना? 8-10 दिन पहले इसने धमकी दी थी कि मार देंगे, लेकिन परिवार का लड़का तो इतना गौर नहीं किया कि ऐसा कर दे। आज उसने अंजाम क्यों, क्या वजह है? वो मैसेज, अश्लील मैसेज करके परेशान करता था, तो उसके घर में कंप्लेन भी की गई। घर वालों की लापरवाही की वजह से कुछ नहीं हुआ, उनको बताया भी गया। सब अहम योगदान घर वालों का है। क्यों मैसेज करता था? कोई वजह थी या पहले से बात? वो परेशान करता था। वन साइड मतलब कह सकते हैं, वन साइड प्यार था। हाँ, यस। और 2-3 बार घर में कंप्लेन भी की गई, उसी ने ये मतलब अंजाम दी। अच्छा, इसके पहले जब शिकायत की कोई पुलिस को नहीं, कुछ नहीं, ऐसे उसके घर में मतलब उसके पापा मम्मी बता दिया था और आज उसने ये, और मतलब 8-10 दिन में कोई ना कोई मैटर करते रहता कंटिन्यू। क्या मतलब पुलिस के गिरफ्त में आया युवक? हाँ, अब तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, लेकिन घर वाले फरार हैं। क्षेत्र के गांव बलहरा मुँह में आज सुबह एक युवती अपनी बहन के साथ खेत गई थी। वहीं पर उसके पड़ोसी, जो उसके परिवार का ही है, वह भी 23-24 साल का युवक है, उसने उस युवती के गर्दन पे चाकू से प्रहार कर दिया, जिससे उसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों की तहरीर पे हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, घटना का कुछ कारण पता चला कि युवक ने हत्या क्यों की? घटना के कारणों के बारे में अभी विवेचना के क्रम में तथ्य जो आएंगे तब पता चलेगा कि इसका वास्तविक कारण क्या है। अभी प्राथमिक स्तर पर जो परिजन और गांव के लोग बता रहे थे कि ये लड़का थोड़ा सिलसिला टाइप का था और पूर्व में भी जो है वह 1-2 बार बच्ची से झगड़ा किया था, जिसको परिवारजन आपस की बात समझ के उसको डांट डपट के रफा दफा कर दिए थे और उसी सब किसी कारणों से इसने आज ये बड़ी घटना की।
किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कोर्ट से कहा कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रदर्शनकारियों में यह गलत धारणा है कि केंद्र सरकार और संसद ने कभी भी किसी की समिति द्वारा परामर्श प्रक्रिया का पालन करते हुए मुद्दों की जाँच नहीं की है। हलफनामे में यह भी कहा गया कि कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं, बल्कि ये तो 2 दशकों के विचार विमर्श का परिणाम है। देश के किसान खुश हैं क्योंकि उन्हें अपनी फसलें बेचने के लिए मौजूदा विकल्प के साथ एक अतिरिक्त विकल्प भी दिया गया है। इससे साफ है कि किसानों का कोई भी निहित अधिकार इस कानून के जरिए छीना नहीं जा रहा है। हलफनामे में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए किसानों के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश की है और किसी भी प्रयास में कमी नहीं की है। दिल्ली की सरहद पर पिछले 47 दिनों से जमे प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की मंशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में केंद्र सरकार ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली न निकालने का आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को केंद्र की इस अर्जी पर सुनवाई कर सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समिति गठित करने के सुझाव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया। किसान संगठनों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित किसी भी समिति के सामने पेश नहीं होंगे। किसानों ने इसके पीछे केंद्र सरकार की जिद और किसानों के प्रति लापरवाह रवैयों को जिम्मेदार बताया है। संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार की रुख की वजह से उन्होंने यह फैसला लिया है। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना और न्यायमूर्ति V. रामा सुब्रमणियन ने सोमवार को सुनवाई के दौरान इस बात की तरफ इशारा किया कि इस मामले में कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुना सकती है। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि वह केंद्र सरकार के रवैये से नाखुश है। कोर्ट ने इस दौरान केंद्र सरकार से पूछा था कि वे नए कृषि कानून पर स्टे लगाएंगे या कोर्ट खुद स्टे लगा दे। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसान और सरकार के बीच क्या बातचीत हो रही है इसका पता हमें नहीं है। जो बातें सामने आई हैं उससे तो यही लगता है कि नया कृषि कानून जनहित में नहीं है। इस कानून को अच्छा बताने वाली एक भी याचिका दायर नहीं हुई है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग समाधान का हिस्सा हैं या समस्या का। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट के रुख को सराहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे। आंदोलन में जिन किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। टिकैत सोमवार को रामपुर पहुंचे और स्थानीय किसानों के साथ साथ मीडिया से भी बातचीत की। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से बातचीत करते समस्या के हल के निर्देश दिए हैं। इस दौरान वह बिलासपुर क्षेत्र के पसियापुरा गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिल्ली सीमा पर आंदोलन के दौरान आत्महत्या करने वाले किसान कश्मीर सिंह के भोग और अंतिम अरदास में भाग लिया। बाबा कश्मीर सिंह की अंतिम अरदास के लिए अन्य कई किसान नेता और आसपास क्षेत्र के तमाम किसान पसियापुरा पहुंचे थे। क्या डिसीजन हमको लेना है इसमें वो हम बता देंगे जी। हाँ, कोर्ट ने तो रोक तो लगाई थी ना। तो ये पहली जीत इसे कहें किसानों की कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली है? नहीं, अभी इसे जीत का नाम नहीं दे सकते। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं जी। ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है जी। हाँ राकेश टिकैत जी, यहाँ पर रोक लगा दी है जी। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो कानून है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस तरीके नहीं, कितने दिन के लिए फिलहाल रोक लगाई है? फिलहाल अभी कोई समय। हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे, वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे कि क्या हुआ है। कानून को लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि कानून को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा वही है हमारा कि कानून खत्म हो। कितने दिन में कानून खत्म होंगे?
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात कही है और ये कहा है कि ये जो पूरी कमेटी है, क्योंकि हमें जो स्थिति है उसको क्लियर करने की जरूरत है, इसलिए जो कानून है उसमें एक मतलब स्थिति जो है साफ हो, इसलिए कमेटी अभी नहीं चलो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है जी। ठीक है, तो वो कर दी होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। नहीं तो उसके पहले आप कह रहे थे ना कि जब कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी मैं कुछ बताऊंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने कल यहाँ पर एक याचिका दाखिल की थी और आज अगर उस याचिका की बात करें तो उसमें दिल्ली पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया कि क्या स्थिति है, क्या वो कहना। हाँ नहीं ठीक है, उस दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए भाई हमको रूट दे दो जी, हमको 1 घंटे बाद का दे दो परेड में शामिल होने का। भाई उनकी 6 बजे निकलती है, हमको 7 बजे का दे दो। एक वकील ने इसमें आज ये कहा है एमएल शर्मा ने कि किसान ये चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर आकर उनसे मिले, तो कोर्ट ने साफ कहा है कि प्राइम मिनिस्टर तो उसमें पार्टी है ही नहीं। आप लोगों की इस तरीके की मांग भी रही है कि ना हम पता नहीं, हमने तो ये हमारे तो सरकार से हमारा हुआ है। आज के बाद क्या रूपरेखा की हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्या स्थिति होगी? आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन हमारा खत्म नहीं है, हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। भारतीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक BM सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उससे इस समस्या के सकारात्मक समाधान की उम्मीद जगी है। BM सिंह दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन के दौरान आत्महत्या करने वाले कश्मीर सिंह की अंतिम अरदास में शिरकत करने यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो रुख दिखाया वह ठीक है और होना भी चाहिए था। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाए जाने की बात को सही बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अब तक की प्रक्रिया से सकारात्मक उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। कृषि कानून किसानों के लिए उचित नहीं है और सरकार को इन्हें वापस लेना चाहिए। कृषि कानूनों के वापस न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मंगलवार सुबह 10 बजे के करीब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बुलंदशहर के खुर्जा में PWD गेस्ट हाउस पहुंची, जहां DM रविंद्र कुमार और SSP संतोष कुमार सिंह ने अगवानी की, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने कड़े इंतजाम कर रखे थे। नगर के जेवर अड्डा चौराहा, अस्पताल रोड, पहासू अड्डा चौराहा सहित विभिन्न स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। निर्धारित मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाते हुए पुलिस ने अन्य लोगों के लिए रूट डाइवर्ट कर दिया था, जिसके बाद राज्यपाल जेवर रोड पर नीलकंठ पोट्री में ODOP उत्पाद का निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के बाद राज्यपाल गेस्ट हाउस पहुंची और वहां प्रगतिशील किसानों से बात की। वार्ता के बाद राज्यपाल अलीगढ़ के लिए रवाना हो गईं। सिकोहाबाद के होटल ग्रीन पार्क में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि 6 और 7 फरवरी को अलीगढ़ में एक राष्ट्रीय अधिवेशन एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फिरोजाबाद जनपद के व्यापारियों की सहभागिता जरूरी है, क्योंकि आज
किसानों के आंदोलन ने यह साबित कर दिया है कि जिसके पास संख्या बल है आज उसी का परचम लहराता है। क्योंकि पहले पराली जलाना एक अपराध माना जा रहा था, लेकिन किसानों ने आंदोलन करके सरकार को घुटने के बल कर दिया, जिससे सरकार को अपना कानून वापस लेना पड़ा। अब पराली जलाना अपराध नहीं माना जाएगा। जहां संख्या बल है वहां सरकार तो क्या, देश की सर्वोच्च अदालतें भी अपने फैसले बदल देती हैं। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन अलीगढ़ की धरती पर आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश के प्रतिनिधिगण भाग लेंगे। इस राष्ट्रीय अधिवेशन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। विश्व हिंदू परिषद के और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी को इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मरणोपरांत भामाशाह रत्न से अलंकृत करने का निश्चय। इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण के लिए उस राष्ट्रीय अधिवेशन में सामूहिक रूप से निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग देने की घोषणा। तीसरा, स्मारिका का प्रकाशन और विमोचन उस राष्ट्रीय अधिवेशन में किया जाएगा। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सामाजिक व राजनीतिक प्रस्ताव भी हम लोग पारित करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 110 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो वैश्य बहुल हैं, जहां वैश्य मतदाता 20,000 से अधिक रहता है, और उत्तर प्रदेश की जो आरक्षित विधानसभाएं हैं उनमें भी 10,000 से अधिक मतदाता वैश्य समाज का रहता है। हमारी मांग है कि इन वैश्य बहुल स्थानों से हमारे वैश्य समाज के बंधुओं को जो उनके दल में कार्यरत हैं प्राथमिकता के आधार पर टिकट दिए जाएं। इसके साथ ही हम लोग ये भी मांग करने वाले हैं, आर्थिक दृष्टि से जो जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी हैं उनके बीमा की राशि केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक नहीं दी जाती है। हम लोग मांग करने वाले हैं कि जीएसटी में पंजीकृत जो व्यापारी हैं उनके बीमा की राशि 20 लाख से 50 लाख तक सुनिश्चित की जानी चाहिए। छोटे मध्यम मझोले स्तर का व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी आयुष्मान योजना का लाभ देने की योजना केंद्र सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन भी व्यापारियों को मिलनी चाहिए। बैठक का संचालन नगर के समाजसेवी और व्यापार मंडल के पदाधिकारी राजेश गुप्ता ने किया। बैठक में अनुज अग्रवाल को नगर अध्यक्ष और राजीव गुप्ता को संयोजक पद पर मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने कहा कि फिरोजाबाद से ज़्यादा संख्या में लोग अलीगढ़ पहुंचे, क्योंकि ये कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा, जिसमें कई प्रांतों के कई राज्यों के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। अलीगढ़ में राम मंदिर को लेकर भी चर्चा होगी और उसमें सहभागिता के लिए धनराशि का भी संग्रह होगा। बैठक के दौरान दयाशंकर गुप्ता, सुभाष गुप्ता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रघुवर दयाल गुप्ता, ग्रीन पार्क होटल के मालिक राजीव गुप्ता के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जैसी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जो अधिकारियों के द्वारा की जाती है, जो एक प्रकार से अवैध वसूली का सबसे बड़ा अस्त्र बन गया है, वो रोका जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग सामाजिक प्रस्ताव भी उस दिन पारित करने वाले हैं। कोरोना काल से हम लोगों ने कुछ सबक लिया है कि धन को सुरक्षित किया जाए। जो वैवाहिक कार्यक्रमों में फिजूल खर्ची होती है उसको रोका जाना चाहिए। सादगी के साथ वैवाहिक कार्यक्रम हम लोग संपन्न कराने का संकल्प लें। इसके साथ ही रात के स्थान पर दिन में अपने वैवाहिक कार्यक्रम करें तो ज़्यादा लाभ होगा। और व्यंजन की मात्रा भी इस वैवाहिक कार्यक्रम में निश्चित मात्रा में सुनिश्चित की जानी चाहिए। और इसके साथ ही एक प्रस्ताव और उस दिन हम लोग पारित करने वाले हैं। जिस प्रकार से बच्चे और बच्चियों की शादी ब्याह में जो लोग जाते हैं वो लिफाफा देने का काम करते हैं, एक नया
प्रचलन, एक नई परंपरा हम लोग प्रारंभ करें। जो अपना इष्ट मित्र है, अपने नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, अगर कोई बीमार पड़ता है उसको देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ केवल देखने का कार्य न करें, एक लिफाफा भी देने का कार्य करें जिससे उस परिवार की मदद की जा सके। इस प्रकार के प्रस्ताव हम लोग पारित करें। धन्यवाद। बीजेपी की सरकार, इसके साथ ही त्रिस्तरीय जो चुनाव हो रहे हैं, हम लोग की कोशिश है त्रिस्तरीय चुनाव में हमारे समाज के लोग भारी संख्या में भाग लें। प्रधानी से लेकर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भाग लेंगे। वैश्विक एकता परिषद उनकी हर प्रकार से मदद करेगी। केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो राम मंदिर के लिए चंदा करने की नौबत क्यों? चंदा नहीं कर रहे, सहयोग देने की बात है, दान देने की बात है। चंदा और दान में बहुत अंतर है। हम लोग उस दिन दान देने की घोषणा करेंगे। संख्या बल की बात कहां से निकल कर आई? संख्या बल की इसलिए निकल कर आई कि आज के युग में क्या हर समय लोग कहते हैं कि बच्चा जब रोता है तभी माँ बच्चे को दूध पिलाती है। हमारी आबादी 16%, लेकिन हिस्सेदारी और भागीदारी राजनीति के क्षेत्र में नगण्य, और जब नगण्य है तो हमारी आवाज़ उठाने वाले लोग सीमित मात्रा में, सीमित संख्या में। अगर असेंबली में हमारे लोग प्रभावी संख्या में होंगे तो हमारी आवाज़ भी बुलंद होगी। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों से कि राजनीतिक हिस्सेदारी दें, भागीदारी दें, और वो भागीदारी तभी मिलेगी जब विधानसभा में हमारे लोगों को टिकट मिलेंगे। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में मंगलवार को राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर एक रैली निकाली गई। रैली पालीवाल इंटर कॉलेज से शुरू होकर पालीवाल चौराहा, तहसील त्राहा, कटरा बाजार, रुकनपुर, बड़ा बाजार होते हुए स्टेट बैंक चौराहा, पथवारी मंदिर होकर निकाली गई। रैली के दौरान पालीवाल कॉलेज में पूर्व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, एसपी ग्रामीण राजेश कुमार, भाजपा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा, एसडीएम शिकोहाबाद देवेंद्र पाल सिंह, नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता सहित तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर भाजपा के पूर्व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि समय गुजरता गया, देश आज़ाद हो गया, लेकिन हम आज भी देखते हैं कि स्वामी जी का प्रभाव अब भी उतना ही है जितना पहले था। अध्यात्म को लेकर उन्होंने जो कहा, राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण को लेकर उन्होंने जो कहा, जन सेवा, जग सेवा को लेकर उनके विचार आज हमारे मन मंदिर में उतनी ही तीव्रता से प्रभावित होते हैं। देखिए, आज विवेकानंद जी की जयंती का कार्यक्रम बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में पैदल पद यात्रा के द्वारा यहाँ शिकोहाबाद में आयोजित है। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ऐसी शख्सियत, हिंदुस्तान की ऐसी शख्सियत पैदा हुए जिन्होंने देश की संस्कृति, देश की गौरव, देश के जो रहन सहन और देश की धार्मिक भावना को विश्व पटल पर सांस्कृतिक रूप में, साइंटिफिक बेस के आधार पर सिद्ध करने का काम किया कि सनातन धर्म, सनातन परंपरा न सिर्फ बाबाओं का देश के रूप में माना जाता है, वैज्ञानिक आधार पर भी हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म वैज्ञानिक आधार पर दुनिया को दशा देने का काम कर सकता है। ऐसी मान शक्ति जिसने पूरे देश को झकझोरा, पूरे विश्व पटल पर भारत की छवि बढ़ाई हो, ऐसी महान विरासत को इन बच्चों में पहुंचाने के लिए उनके विचार, आज ये कार्यक्रम होते रहेंगे। तो इससे हम लोगों को एक संदेश पूरे देश में, पूरे समाज में देने का काम हम लोग कर सकेंगे। इसके लिए ABVP के द्वारा ये आज का कार्यक्रम है, उनको मैं बधाई देता हूं कि प्रतिवर्ष जिस तरीके से वो कार्यक्रम देते रहते हैं, इससे बच्चों में जो आने वाली पीढ़ी है जो भारत का भविष्य उज्ज्वल करेगी, ये विवेकानंद जी के आदर्शों पर चल करके देश का एक नई दशा देने का काम कर सकेगी। इसी के उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम का आयोजन है। रैली का शुभारंभ पालीवाल कॉलेज से भाजपा के पूर्व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, एसपी ग्रामीण राजेश कुमार ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की झंडी दिखाकर किया। भाजपा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने एक और अनमोल उपहार दिया है। ये उपहार है व्यक्तियों के निर्माण का, संस्थाओं के निर्माण का। इसकी चर्चा बहुत कम हो पाती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक,
साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव हैं जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को ज्ञात है कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और उन्हीं के जन्मदिन के मौके पर युवा राजशक्ति का भी ये दिन माना गया है। आज हमारे बीच में पूर्व मंत्री जी माननीय जयवीर सिंह जी और रमाशंकर भाई साहब, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने इस देश के लिए जो कुछ भी किया है वो वास्तव में बताया नहीं जा सकता और उनकी एक एक पुस्तक में नौजवानों के हित में, देश के हित में, देश के कानून के हित में, बुजुर्गों के हित में अगर हमारा नौजवान उनकी कहानी पढ़ लेगा तो मैं बताना चाहता हूं कि वो अपना भविष्य बदल लेगा और वो अपने माता पिता को बदल लेगा। वो एक ऐसी शख्सियत बन जाएगा कि स्वामी विवेकानंद के करीब पहुंच जाएगा, ऐसी उनकी किताबों में शक्ति है। तो आज ऐसे मौके पर मैं सभी देशवासियों को, सभी नौजवान भाइयों को मैं बधाई देता हूं, पत्रकार बंधुओं को भी बधाई देता हूं और हमारे शुकाबाद में माननीय मंत्री जी आए हैं, माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि ऐसे मौके पर उपस्थित होकर हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। बहुत बहुत। रैली के दौरान शेखुआबाद पुलिस का सहयोग सराहनीय रहा। किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस को तैनात किया गया था, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया था, जो रैली के साथ साथ चल रही थी। कॉलेज में के प्रांगण में आयोजित स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में जो प्रभात फेरी शोभा यात्रा का आयोजन है। सबसे पहले मैं इसके सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे भी शिरकत करने का उन्होंने मौका दिया है। बच्चों के बीच आके अच्छा लग रहा है। अभी माननीय पूर्व मंत्री जी ने संबोधित किया और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और आदर्शों के बारे में आपको बताया। वो ऐसे आदर्श है हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय देश जिसका अनुकरण हम सभी को करना चाहिए और अपने जो जीवन है उसमें उसको आत्मसात करना चाहिए। हम इस अवसर पे ही कहेंगे कि बच्चे जो आपका एक पढ़ाई का पीरियड होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है सफलता की अनुशासन। तो वो अनुशासन में जब आप रहेंगे तभी हम अपने जिंदगी को सफलीभूत बनाएंगे और उसमें जो चीज हासिल करना चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। तो आज बस यही कहूंगा कि आपकी प्रभात फेरी में एक अनुशासन दिखना चाहिए। आप लोग वैसे भी 2 लाइन बन के 3 लाइन बन के निकलेंगे। प्रभात फेरी जो भी आपका रूट डिसाइड हुआ है, हमने पुलिस बल भी लगाया है, पूरे अनुशासन के साथ अपनी प्रभात फेरी पूरा करके। रैली के दौरान भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रामकैलाश यादव ने कहा कि जो समाज संकटों में भी प्रगति के रास्ते बनाना सीख लेता है, वो समाज अपना भविष्य खुद लिखता है। इसलिए आज भारत और 130 करोड़ भारतवासी अपना भविष्य खुद गढ़ रहे हैं। विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित ये स्वामी विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ दिव्य और भव्य रैली निकाली जा रही है, जिसमें राम मंदिर निर्माण के लिए जो कमेटी गठित की गई है उस द्वारा जो समर्पण निधि प्रत्येक हिंदू घर से, चाहे 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, 1000, जितनी भी श्रद्धा हो, हम प्रत्येक हिंदू से समर्पण निधि लेंगे मंदिर निर्माण के लिए। भाजपा नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक रूप से विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है और राम मंदिर निर्माण के लिए जो संग्रह किया जा रहा है उसके लिए एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं। विवेकानंद जी ने विश्व पटल पर भारत का नाम आध्यात्मिक रूप से स्थापित किया। आज इनकी जयंती पर हम मंदिर के लिए जो संग्रह हो रहा है उसके लिए जन जागरण अभियान भी चलाना चाहते हैं और जन जन तक हम ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो निधि संग्रह हो रहा है उसके लिए लोग दिल खोलकर आगे आएं और अपना समर्पण दें। रैली में पालीवाल महाविद्यालय और इंटर कॉलेज, प्रहलाद राय टिकमानी इंटर कॉलेज,
सरस्वती विद्या मंदिर। पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर के अलावा शिकोहाबाद के अन्य विद्यालयों ने हिस्सा लिया था। कार्यक्रम में जिला प्रमुख डॉक्टर आरबी पांडे, मयंक तिवारी, आदि दिवाकर, हरिओम शुक्ला, जिला प्रचारक धर्मेंद्र, नगर प्रचारक ललित सहित तमाम लोग मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की कार सोमवार को कर्नाटक में सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में उनकी पत्नी और सहायक की मौत हो गई। वहीं केंद्रीय मंत्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नाइक अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ सुबह येलापुर में स्थित गणपति मंदिर गए थे। वहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम 7 बजे के करीब गोकर्ण के लिए रवाना हुए। NH 66 से उनकी गाड़ी गोकर्ण के लिए शॉर्टकट लेने के चक्कर में पतली सड़क पर उतर गई। बताया जा रहा है कि सड़क की स्थिति बहुत खराब थी और ड्राइवर का गाड़ी पर नियंत्रित नहीं रहा, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। कार सवार सभी लोगों को उत्तरी कन्नड़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी पत्नी विजया नाइक की मौत हो गई। अंकोला में प्राथमिक इलाज के बाद श्रीपद नाइक को देर रात गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह गाड़ियों की टक्कर का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर का गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहा और वह पलट गई। सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से श्रीपद नाइक की पत्नी विजया की मौत हो गई, जबकि सहायक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।